नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कोरोना के नए वेरिएंट से सावधान रहना होगा, ओमिक्रॉन पर लगातार शोध जारी। इत्र व्यापारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी जारी, कैश के साथ बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के और बिस्किट बरामद। कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे पर संशय, सिद्धू के तेवर से बैकफुट पर आलाकमान। ताजमहल पर टूटा रिकॉर्ड, एक दिन में 35,000 सैलानियों ने किया दीदार, रविवार को भी लगी लंबी कतार। और दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लौटेगी पाबंदियां, पहले चरण में ये सब हो जाएगा बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक मन की बात कार्यक्रम में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के प्रति लोगों को आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट से हमें सावधान रहना होगा। ओमिक्रॉन पर लगातार शोध जारी है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए हमें अनुशासन की जरूरत है। इसी भाव के साथ 2022 में हमें प्रवेश करना होगा। इसी दौरान पीएम ने ग्रीस के छात्रों द्वारा गाए गए वंदे मातरम का भी जिक्र किया और उसका वीडियो भी दिखाया। पीएम ने आगे तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि नभा स्पर्धम दीप्तम, यानी गर्व आकाश को छूना है, और ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य भी है। मां भारती की सेवा में लगे अनेक जीवन और आकाश की इन बुलंदियों को रोज गर्व से छूते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ऐसा ही एक जीवन रहा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का। वरुण सिंह भी मौत से कई दिन तक जाबाजी से लड़े, लेकिन फिर वो हमें छोड़कर चले गए। वरुण सिंह उस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे जो इस महीने तमिलनाडु में हादसे का शिकार हो गया। उस हादसे में हमने देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कई वीरों को खो दिया। वरुण जब अस्पताल में थे उस समय मैंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा देखा जो मेरे हृदय को छू गया। कानपुर कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर जीएसटी, खुफिया और आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। पीयूष जैन के ठिकानों में अब तक 177 करोड़ कैश और भारी मात्रा में सोने चांदी के सिक्के और बिस्किट भी बरामद हुए। हालांकि अधिकारियों ने छापेमारी के बाद राशि की ना तो आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है और ना ही खंडन किया। पीयूष जैन के एक बड़े परिसर में कुल 4 मकान बने हैं। बेहद रहस्यमयी ढंग से बनाए गए इन मकानों में आने जाने के लिए कुछ 8 दरवाजे हैं और ये कोई भी मकान आपस में जुड़े नहीं है, इसलिए अधिकारियों को एक से दूसरे में जाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। यहां से अब तक करीब 4 भरे हुए बोरे बरामद हुए हैं जिनमें नोटों के होने की चर्चा है। वहीं बड़ी बात यह है कि इस संख्या में सोने के सिक्के और बिस्किट के मिलने की भी बात कही जा रही है। छापेमारी की कुछ तस्वीरों में कारोबारी पीयूष जैन के आवासीय परिसर में बड़ी बड़ी अलमारियों में नकदी के ढेर दिखाई दे रहे हैं। नाम उजागर न करने की शर्त पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कानपुर, गुजरात और मुंबई में कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की गई थी। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों ने शहर में पान मसाला और अन्य संदिग्ध तंबाकू उत्पादों के शिखर ब्रांड के निर्माता कारखाने पर भी छापा मारा है। इन छापों के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच वाद विवाद भी शुरू हो गया। बीजेपी ने ट्वीट में कहा है कि सपाइयों, तुम्हारे पापों की दुर्गंध भ्रष्टाचार के इत्र से नहीं जाएगी। 150 करोड़ रुपए से अधिक काला धन जब्त हुआ है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश जी का दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि पूरा यूपी जानता है कि सत्ता जो है सपा मतलब और भ्रष्टाचार की राजनीति करती है। पंजाब विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी बिना सीएम चेहरे के चुनाव में उतरने का मन बना रही है। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के अंदरूनी हालात और पंजाब के वर्तमान हालात से पार्टी नेतृत्व को अवगत भी करा दिया है। इसके पीछे यह कारण भी माना जा रहा है कि हाईकमान इस पद के प्रबल दावेदारों में शामिल प्रदेश कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को नाराज नहीं करना चाह रहा है। सिद्धू के अलावा इस पद के दावेदारों में सुखजिंदर सिंह रंधावा,
प्रताप सिंह बाजवा के नाम भी चर्चा में है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस को अलविदा कहने के तुरंत बाद कांग्रेस हाईकमान ने घोषणा की थी कि 2022 के चुनाव में चरणजीत चन्नी ही पार्टी का मुख्यमंत्री है वो चेहरा रहेंगे और पार्टी उनके नेतृत्व में ही चुनाव में उतरेगी। लेकिन नवजोत सिद्धू के तेवरों को देखते हुए हाईकमान को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा है। सिद्धू द्वारा प्रदेश प्रधान होने के बावजूद अपनी ही पार्टी की सरकार के कामकाज की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की जाती रही है। इसका बचाव सिद्धू के बेबाक बोल बताकर किया जाता रहा है, लेकिन कई मौकों पर सिद्धू की मुख्यमंत्री नहीं बन पाने की मायूसी उभर कर सामने भी आती रही है। चन्नी सरकार में भी सिद्धू का इतना दखल है कि सही और सभी अहम फैसले सिद्धू की पसंद के हिसाब से ही हो रहे हैं। इसी बीच सिद्धू ने कई सीटों पर मौजूदा विधायकों और मंत्रियों समेत कई नेताओं को टिकट दिलाने का भरोसा देना भी शुरू कर दिया है। हाल ही में जब पार्टी हाईकमान ने चुनाव संबंधी विभिन्न कमेटियों की घोषणा की तो सिद्धू ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया था। इसके अलावा वह चुनाव प्रचार में भी उतरने वाले नहीं थे। ऐसे हालात में हाईकमान के लिए चन्नी समेत कई भी और अलग भी कांग्रेसी जो वरिष्ठ नेता हैं उनको सीएम फेस के तौर पर प्रचारित करना महंगा पड़ सकता है। पार्टी के भीतर आपसी मनमुटाव की स्थिति यह है कि अगर हाईकमान सिद्धू को ही सीएम फेस घोषित कर दें तो इस पर भी पार्टी में बगावत शुरू हो जाएगी। सर्दी के मौसम में भी ताजमहल के लिए पर्यटकों की दीवानगी वो कम नहीं है। क्रिसमस की छुट्टियों के पहले दिन शनिवार को ताजमहल पर सैलानियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और शनिवार को 33,791 सैलानियों ने टिकट खरीदकर प्रवेश किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास वीआईपी मेहमानों के ग्रुप के आने के कारण शनिवार को 35,000 से ज्यादा सैलानियों ने ताजमहल को निहारा। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ताज पर पर्यटकों की भारी भीड़ बनी रही। दोपहर में ताज के पूर्वी और पश्चिमी गेट पर प्रवेश के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। पर्यटक 2 से ढाई घंटे में प्रवेश कर सके। ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे से आए कई सैलानी ताज देखे बिना अन्य स्मारकों पर चले गए। केवल ताज नहीं बल्कि आगरा किला भी इस समय सैलानियों की भीड़ से गुलजार है। रविवार को भी ताज के दीदार के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ी है और प्रवेश द्वार पर पर्यटकों की कतारें लगी हुई हैं। आगरा किले पर भी 2 से 3 हजार सैलानियों की संख्या रहती है, पर क्रिसमस पर 8,000 से ज्यादा सैलानी पहुंचे हैं। ताज के अंदर प्रवेश न कर पाए सैलानियों ने मेहताब बाग जाकर ताज निहारा। इसी वजह से मेहताब बाग पर 689 सैलानी पहुंचे थे, जबकि अन्य वीकेंड पर इसकी संख्या 300 तक रहती है। नए साल से पहले ताजमहल पर पर्यटकों की आमद जरूर बढ़ी है, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने ताज नगरी की चिंता को फिर से बढ़ा दिया है, क्योंकि इस साल होटल में नए साल पर जश्न नहीं होंगे। भव्य समारोह भी स्थगित किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के साथ दिल्ली पहले चरण की पाबंदियों की ओर बढ़ रही है। बीते 2 दिनों में दिल्ली में संक्रमण दर दोगुनी से होकर 0.43% तक पहुंच गई है। अगर अगले 2 दिन तक यही स्थिति रही तो संक्रमण दर 0.5% तक पहुंच जाएगी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू वो लागू होगा। बाजार से लेकर मॉल तक सम विषम के आधार पर रात 8 बजे तक ही खोलेंगे और इसके साथ ही मेट्रो भी अपनी 50% की क्षमता से ही चलेगी। दिल्ली सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर पाबंदियां लगाने के लिए नए सिस्टम को भी अपडेट कर दिया है। ग्रैब में पाबंदियां कोरोना संक्रमण, सक्रिय मरीजों की संख्या और अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या के आधार पर तय की गई है। इसे डीडीएमए पहले ही मंजूरी दे चुकी है। ग्रैब का पहला चरण लगातार 2 दिन संक्रमण दर 0.5% आने पर लागू हो जाएगा। 2 दिन से जिस तरह संक्रमण के साथ दिल्ली वालों की लापरवाही बढ़ रही है, उससे लगता है कि हम पाबंदियों से अब ज्यादा दूर नहीं है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिस्टम के तहत पहला येलो अलर्ट है। इसके लिए 3 शर्तें हैं। पहला, लगातार 2 दिन 0.5% की संक्रमण दर या 7 दिन में 1500 केस या फिर 500 मरीजों का 1 सप्ताह के अंदर ऑक्सीजन बेड पर भर्ती होना। इसी तरह कुल 4 अलर्ट ऑरेंज और आखिरी अलर्ट वो रेड है। ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कोरोना के नए वेरिएंट से सावधान रहना होगा, ओमिक्रॉन पर लगातार शोध जारी। इत्र व्यापारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी जारी, कैश के साथ बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के और बिस्किट बरामद। कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे पर संशय, सिद्धू के तेवर से बैकफुट पर आलाकमान।
ताजमहल पर टूटा रिकॉर्ड, एक दिन में 35,000 सैलानियों ने किया दीदार, रविवार को भी लगी लंबी कतार। और दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लौटेगी पाबंदियां, पहले चरण में ये सब हो जाएगा बंद। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे, अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते हैं? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था, लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत? अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। खुशबू के कारोबार की काली कमाई का जखीरा बरामद करने के लिए विजिलेंस की टीम ने कानपुर से लेकर कन्नौज तक सर्च ऑपरेशन में जुटी है। कानपुर में तो 2 दिनों की पड़ताल में करोड़ों की रकम बरामद हो गई है। कन्नौज में इसी तरह का खजाना होने की गुंजाइश के तहत पिछले 36 घंटे से तलाशी अभियान जारी है। खजाना हासिल करने के लिए विजिलेंस की टीम को ताला तोड़ने के कारीगर, हथौड़ा, गैस कटर और वेल्डिंग मशीन की मदद लेनी पड़ रही है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के गुप्त खजाने में कितनी रकम का भंडारण है, इसे पता करने के लिए अहमदाबाद से आई जीएसटी की विजिलेंस टीम के अफसर पिछले 3 दिनों से जुटे हुए हैं। कन्नौज स्थित पैतृक आवास पर पिछले 36 घंटे से तलाश जारी है। शुक्रवार की शाम 4 बजे शुरू हुई जांच पड़ताल शुक्रवार की रात के बाद शनिवार को पूरे दिन और पूरी रात चलती रही। जांच को लेकर अफसर कितने संजीदा हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि न सिर्फ कागजी गट्ठर तलाशे जा रहे हैं बल्कि मकान के अंदर की अलमारियों से लेकर बक्से भी तलाशे जा रहे हैं। इन सभी का ताला आसानी से खुल रहा है तो ठीक नहीं तो दूसरा तरीका आजमाने में कोताही नहीं बरती जा रही है। टीम के सदस्य ताला तोड़ने के लिए अलग अलग समय में कई कारीगरों को बुलवा चुके हैं। इसके अलावा अलग अलग समय पर कई बार मकान के अंदर से हथौड़ा चलने की आवाज भी आती रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का झंडा क्रांति का प्रतीक है। समाजवादी पार्टी के झंडे से भाजपा डरती है, तभी भाजपा नेतृत्व समाजवादी पार्टी के झंडे के बारे में जो है अशोभनीय टिप्पणी करती है, जबकि लाल झंडा परिवर्तन का संकेत है। कार्यकर्ताओं के संघर्ष का खून पसीना इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने जन्म काल से ही यथास्थितिवाद की पोषक रही है। भाजपा से ही किसी परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती। भाजपा अपनी राजनीतिक संकीर्णता के कारण कुठित हो गई है और समाजवादी पार्टी का झंडा लगाओ अभियान भाजपा के झूठ फरेब से जनता को जागरूक करने और समाजवादी नीतियों से लोगों को परिचित कराने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इसी प्रयास के तहत 15 से 25 दिसंबर तक समाजवादी पार्टी का झंडा लगाओ अभियान लगाया जा रहा है। इस दौरान सभी विधानसभाओं में बूथ कार्यकर्ताओं, समर्थकों तथा शुभचिंतकों के घर पर करीब 10 लाख से अधिक झंडे लगाए गए हैं। इसी क्रम में शनिवार को पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी ने डॉक्टर आशुतोष वर्मा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी का झंडा लगाया गया और मौके पर मुकेश शुक्ला, दीपक और इस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। सभा के प्रदेश अध्यक्ष नरेतम उत्तम पटेल ने शनिवार को निषाद सेना, भारतीय मानव समाज पार्टी तथा बसपा के कई पदाधिकारियों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। इसमें निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद निषाद, गुलाब चंद मिश्र, सौरभ पांडे, मानव समाज पार्टी के विमल कुमार बिंद, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के सौदागर बिंद और दिलीप कुमार सिंह आदि भी शामिल थे। इसी तरह चंदौली बसपा के पूर्व जिला प्रभारी गुल्लू गौतम, संजय यादव, अमित राय आदि भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या और बहराइच में अपने संबोधन के दौरान सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अयोध्या ने दीपोत्सव के माध्यम से देश और दुनिया के सामने पहली जो है अपनी पहचान को और मजबूत किया है। आज भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के माध्यम से
उसको एक नई दिशा प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली हम लोग हैं और दूसरी तरफ राम भक्तों के पर गोली चलवाने वाले हैं। मुख्यमंत्री अयोध्या के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय आयुष मेले में शुक्रवार को योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण सांप्रदायिकता का प्रतीक नहीं, यह भारत के राष्ट्र मंदिर के निर्माण का प्रतीक है। एक तरफ मोदी के नेतृत्व की भाजपा की सरकार और दूसरी तरफ वह लोग भी थे जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे। उन्होंने जनता से सवाल किया कि राम भक्तों की सरकार चाहिए या राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों की। सीएम ने कहा कि अयोध्या को ऐसी नगरी के रूप में विकसित करना है जो दुनिया की सबसे सुंदर नगरी हो। इसमें मुख्यमंत्री ने अयोध्या धाम पहुंचकर रामलला व हनुमानगढ़ी में माथा टेका और आरती भी की। वहीं बहराइच में जन विश्वास यात्रा के दौरान मैसी के रमपुरा बाग में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि माफिया की अवैध कमाई पर सरकार का बुलडोजर चलता है तो विपक्षियों को पीड़ा होती है। जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता है या फिर महाराजा सुहेलदेव की याद में स्मारक का निर्माण होता है या जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाता है तब भी विपक्षियों को पीड़ा होती है। सीएम ने कहा कि 1000 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांता को रोकने का काम महाराजा सुहेलदेव ने किया था। भाजपा ने उन्हें सम्मान दिया, उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज बनवाया। सपा बसपा व कांग्रेस समेत किसी पार्टी ने उन्हें सम्मान नहीं दिया। जो लोग महाराजा सुहेलदेव के अनुयायी हैं वे कभी भी सैयद सलामार मसूद गाजी के समर्थकों से हाथ नहीं मिलाएंगे। उन्होंने कहा कि सपा देश को बांटने वाले व कमजोर करने वालों को सम्मान देती है, जिन्ना जैसे देशद्रोहियों का महिमा मंडन करती है। लखनऊ पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस पार्टी की 26 दिसंबर को प्रस्तावित लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन दौड़ प्रतियोगिता की अनुमति नहीं दी है। इसे लेकर कांग्रेस ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। मैराथन दौड़ प्रतियोगिता पर प्रदेश सरकार द्वारा रोक लगाना भाजपा की महिला विरोधी सोच को प्रदर्शित करता है। उधर अनुमति न मिलने से नाराज कांग्रेसियों ने कमिश्नर आवास पर प्रदर्शन किया। श्री निकेत ने कहा कि सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देकर इजाजत नहीं दी, जबकि आज ही भाजपा ने इकाना स्टेडियम में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा की। इसके अलावा प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने मैराथन दौड़ कराई, उन पर कोविड प्रोटोकॉल का कोई भी नियम लागू नहीं हुआ, उनके लिए धारा 144 भी नहीं थी। श्री नेत ने कहा कि क्या चुनाव के समय सिर्फ भाजपा ही अपने कार्यक्रम करने पर उतरी है और कोई नहीं कर सकता? नियम केवल विपक्ष के लिए बनते हैं। श्री नेत ने कहा कि मैराथन दौड़ प्रतियोगिता की अनुमति इसलिए नहीं मिली क्योंकि प्रदेश की लड़कियों का झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ दिख रहा है। कांग्रेस महिलाओं के लिए हक की बात करती है, उनके सम्मान की बात करती है। इस पे भाजपा घबराकर और डर कर कार्यक्रमों पर रोक लगा रही है। सरकार के इस तानाशाही रवैये को प्रदेश की महिला जो है वो अब समझ रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का अभियान जारी रहेगा। महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान के लिए मैराथन के इस कार्यक्रम को कराएंगे, इसके लिए चाहे जिस अथॉरिटी के पास जाना पड़े। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 49 नए मरीज मिले हैं। सर्वाधिक 12 मरीज गौतम बुद्ध नगर से मिले हैं। वहीं गाजियाबाद में 9, लखनऊ में 8, कानपुर और झांसी में 4 और प्रयागराज में 3 मरीज मिले हैं। कुल 12 लोगों का इलाज के बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी भी दे दी गई। 37 जिलों में एक भी केस नहीं मिला है। वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या भी 266 है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1.98 लाख कोविड सैंपल की जांच की गई है। अब तक 16,87,657 मरीज कोरोना को मात भी दे चुके हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक प्रदेश में 6,73,17,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। 12.41 करोड़ लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त भी कर ली है। टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की कुल आबादी में से 84.23% को पहली और 45.66% लोगों को दोनों डोज मिल चुकी हैं। ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कोरोना के नए वेरिएंट से सावधान रहना होगा, ओमिक्रॉन पर लगातार शोध जारी। इत्र व्यापारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी जारी, कैश के साथ बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के और बिस्किट बरामद। कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे पर संशय, सिद्धू के तेवर से बैकफुट पर आलाकमान।
ताजमहल पर टूटा रिकॉर्ड, एक दिन में 35,000 सैलानियों ने किया दीदार, रविवार को भी लगी लंबी कतार। और दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लौटेगी पाबंदियां, पहले चरण में ये सब हो जाएगा बंद। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पंजाब के लुधियाना सेशन कोर्ट में हुए धमाके के पीछे पाकिस्तानी साजिश होने का खुलासा हुआ है। इन हमले में पाकिस्तान के आतंकवादी का हाथ होने की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस आतंकी ने जर्मनी स्थित एक खालिस्तानी समर्थक के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम देने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस आतंकी को पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के साथ ISIS का भी जो है वो शय हासिल थी। इस खालिस्तानी आतंकी का नाम हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा संधू है। ये जो आतंकी है वो पंजाब में कैटेगरी वांटेड का है और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI ने हरविंदर के साथ जर्मनी के खालिस्तानी समर्थक जसविंदर सिंह मुल्तानी को यह टास्क दिया था। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले धमाके करके पंजाब को अस्थिर करने की जिम्मेदारी दी गई थी। खुफिया जानकारी के अनुसार ऐसी आशंका है कि करीब 35 साल की उम्र वाला संघू पाकिस्तान में रहता है और उसने फेक आइडेंटिटी और पर भारतीय पासपोर्ट बनवा रखा है और अपनी पहचान छुपा ली है। उसका ताल्लुक बाबर खालसा इंटरनेशनल से भी बताया जा रहा है, जिसका मुखिया लाहौर में रहता है। माधवा सिंह है और संघू बड़े पैमाने पर सीमा पार से ड्रग और हथियार की तस्करी से भी जुड़ा हुआ है। 2 जनवरी को मेरठ के सरधना के सलावा में खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास और PM मोदी की सभा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। PM नरेंद्र मोदी की सभा की तैयारियों पर प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं। कार्यक्रम स्थल को लेकर मैदान लगभग समतल कर दिया गया है। सफाई कार्य भी जारी है। शनिवार को रैली स्थल पर टेंट का सामान भी पहुंचना शुरू हो गया। SDM व अन्य अधिकारी रैली स्थल पर जो है डेरा डाले हुए हैं। PWD के 40,000 लोगों के लिए बैठने का इंतजाम उन्होंने किया है। मंच और हेलीपैड आदि की जिम्मेदारी भी दी गई है। सरधना के सलावा में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण होना है। 2 जनवरी को PM मोदी व CM योगी इसका शिलान्यास करने वाले हैं। सलावा में कावड़ मार्ग के पास रनिंग ट्रैक पर PM नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम होना है। प्रशासनिक अधिकारी रैली की तैयारी में जुटे हुए हैं। कमिश्नर, DM, IG, DIG व अन्य अधिकारियों का पूरा फोकस इस समय सलावा पर ही है। समय समय पर सलावा पहुंचकर अधिकारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। SDM सरधना और सूरज पटेल सलावा में ही डेरा डाले हुए। सभा और शिलान्यास कार्यक्रम की व्यवस्थाएं उनके ही हाथ में है। उधर रैली स्थल पर सफाई कार्य लगातार जारी है। रैली स्थल को JCB की मदद से समतल किया जा रहा है। 3 कृषि कानूनों पर अपने बयान से मचे बवाल के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अब सफाई पेश की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। गौरतलब है कि कल नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान तोमर ने कृषि कानून के संबंध में बयान दिया था। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कृषि कानूनों की वापस लाने की साजिश की आशंका जताई थी। अपने ताजा बयान में कृषि मंत्री ने कहा कि मैंने ये कहा था कि सरकार ने एक बढ़िया कानून बनाया था, हमने कुछ वजहों से इस कानून को वापस ले लिया। नरेंद्र तोमर ने कहा कि मैंने कहा कि सरकार आगे किसानों की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी। उधर तोमर के बयान के बाद सियासी हलकों में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। कांग्रेस पार्टी ने तो इसे साजिश तक करार दे दिया। गौरतलब है कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की बात कहते हुए किसानों से माफी मांगी थी। इसके बाद दोनों सदनों में प्रस्ताव पेश कर कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया था। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को आजादी के बाद लाया गया एक बड़ा सुधार करार दिया था। साथ ही उन्होंने संकेत दिया था
कि सरकार इन कानूनों को वापस ला सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में आयोजित कृषि उद्योग प्रदर्शनी एग्रोविजन का उद्घाटन करने के बाद वह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में निजी निवेश का आज भी अभाव है। हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को यह रास नहीं आया, लेकिन वह 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा सुधार था जो नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां बेला औद्योगिक क्षेत्र में रविवार को मोदी कुरकुरे और नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। इससे 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। आसपास की फैक्ट्रियों के लोगों के घायल होने की भी सूचना है। मौके पर एसपी, डीएम सहित कई आला अधिकारी पहुंचे। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि बॉयलर फटने का धमाका इतना तेज था कि 5 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी। धमाके के कारण बगल की चूड़ा और आटा फैक्ट्री भी क्षतिग्रस्त हो गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां पहुंची हैं। फिलहाल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हादसे के समय फैक्ट्री के अंदर कितने लोग काम कर रहे थे, इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाई है और राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इसी बीच ट्रैक्टरों से फैक्ट्री के गेट को बंद कर दिया गया है। आसपास के लोगों ने बताया कि बॉयलर फटने से जोरदार आवाज हुई, इससे खिड़कियों और दरवाजे तक हिल गए। यहां काम करने वाले कर्मचारियों के परिजन अपनों को ढूंढ रहे हैं। वहीं प्रशासन के अधिकारी लोगों को अंदर जाने से लगातार उनको रोक रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना मामलों ने बड़ी राहत दी है। दरअसल रविवार के आंकड़े के अनुसार शनिवार की तुलना में मृतकों की संख्या में 50% से अधिक की कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,987 मामले सामने आए और 162 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 7,091 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। शनिवार की आंकड़े के अनुसार मृतकों की संख्या 387 थी, लेकिन आज केवल 162 मामले सामने आए। ये बड़ी राहत की खबर है। ओमिक्रॉन अब तक 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। देश में अब तक कुल 422 मरीज मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में 110 संक्रमितों के साथ पहले स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर दिल्ली है, जहां पर कुल 89 मरीज है। गुजरात में 43, तेलंगाना में 38, केरल में 38, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 38, राजस्थान में 4, उड़ीसा में 4, हरियाणा में 4, पश्चिम बंगाल में 3, जम्मू कश्मीर में 3, उत्तर प्रदेश में 2, चंडीगढ़ में 1, लद्दाख में 1, उत्तराखंड में 1 मामले हैं। लेकिन सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि ओमिक्रॉन से भी अधिक खतरनाक वेरिएंट डेमिक्रॉन कई देशों में दस्तक देने लगा है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए राज्य ने मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी, जिसमें कुछ फैसले लिए गए। इसमें से एक फैसला नाइट कर्फ्यू का है। 28 दिसंबर से 10 दिनों तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। यह रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।